Greetings students, welcome back to our YouTube channel नगीन बेस्ट डिजिटल लर्निंग। आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th का चैप्टर शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है इलेक्ट्रिसिटी। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से चैप्टर काफ़ी इम्पोर्टेंट है और बहुत कुछ यहाँ जनरल लाइफ से रिलेटेड सीखने के लिए आपको मिलेगा। कुछ स्क्रीन्स पर आपको कुछ टॉपिक्स दिखाई दे रहे हैं, जैसे इंट्रोडक्शन है, चार्ज, उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में, इन कंडक्टर, इंसुलेटर, करंट, ओम्स लॉ, रेजिस्टेंस वगैरह वगैरह। इन सभी टॉपिक्स को हम अपनी वीडियो में स्टडी करेंगे, वन बाय वन इन टॉपिक्स पे हम ध्यान देंगे। देखिए, इलेक्ट्रिसिटी आज की इस मॉडर्न सिविलाइज्ड वर्ल्ड का 8th वंडर है। ये कहना कोई बड़ी बात नहीं होगी कि इलेक्ट्रिसिटी एक मेन पिलर है आज की इस डेवलप्ड सोसाइटी का। जो रेवोल्यूशनरी चेंज आया है, जैसे कि इंडस्ट्रीज़ हैं या हमारे घरों में भी जो एक चेंज हमें देखने को मिला है जिससे हमारी लाइफ काफ़ी आसान हुई है, इलेक्ट्रिसिटी में उसका एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट रोल है। आज की लाइफ पूरी तरह से इलेक्ट्रिसिटी पे डिपेंडेंट है। पावर फेलियर कुछ घंटों के लिए अगर हमारे हो जाता है तो हम सब इतने बेचैन हो जाते हैं कि हमारे बहुत से काम रुक जाते हैं। चाहे वो कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल फ़ोन या बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ में मोटर या मशीन्स का चलना हो, ये सभी इलेक्ट्रिसिटी की मदद से हो पाता है। इलेक्ट्रिसिटी बाकी एनर्जीज़ की तरह ही एनर्जी की एक फॉर्म है जिसको कि हम अलग अलग तरीक़ों से प्रोड्यूस कर सकते हैं। आपने कभी न कभी पढ़ा होगा कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, थर्मल पावर प्लांट, न्यूक्लियर पावर प्लांट, अलग अलग तरह के फ्यूल का इस्तेमाल करके हम एक डायनामो की मदद से इलेक्ट्रिसिटी को बेसिकली जनरेट कर पाते हैं। इलेक्ट्रिसिटी की बाकी अदर टाइप की जो एनर्जीज़ हैं उन पे बहुत सारी एडवांटेजेस हैं। सबसे पहली एडवांटेज हमारे पास आती है क्लीनिनेस, एब्सेंस ऑफ स्मोक और स्मेल। जब इलेक्ट्रिसिटी को हम यूज़ कर रहे होते हैं तो उस दौरान हमें किसी भी तरह का स्मोक या स्मेल देखने को नहीं मिलती। ये पूरा एक क्लीन फ्यूल ऑफ एनर्जी है। फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी मीन्स वोल्टेज को अप या डाउन हम अपनी मर्जी से कर सकते हैं जिससे कि हम करंट के अमाउंट को कंट्रोल कर सकते हैं। एफिशिएंसी, जो इनपुट टू आउटपुट का रेशियो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, वो अदर एनर्जीज़ की कंपैरिजन में काफ़ी अच्छा है। फोर्थ पॉइंट आता है बेटा, ईजियर ट्रांसमिशन ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस। एक जगह से दूसरी जगह लॉन्ग डिस्टेंसेस पर जब हम इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसमिट करते हैं तो सपोज़ हमें ऑयल, गैस या फिर कोल, अगर इन्हें एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करना हो हमें, तो ऑयल और गैस के लिए हमें बड़ी बड़ी पाइपलाइंस चाहिए। अगर हमें कोल को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करना है तो हमें बड़े बड़े कंटेनर्स चाहिए होंगे। तो लेकिन इलेक्ट्रिसिटी को जब हमें लॉन्ग डिस्टेंसेस पर ट्रांसमिट करना हो तो हमें केवल दो, एक सूटेबल डायामीटर के दो तार चाहिए होंगे। उन वायर की मदद से हम इलेक्ट्रिसिटी को एक जगह से दूसरी जगह इजीली भेज सकते हैं। पिछले कुछ दशकों में इलेक्ट्रिसिटी ने बढ़ती हुई डिमांड को काफ़ी हद तक पूरा किया है। जैसे कि आज के वक्त में भी आप देख सकते हो, मोस्ट ऑफ द व्हीकल्स जो हैं वो आज डोमिनेटेड हैं इलेक्ट्रिसिटी पे। इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स, ईवी जिसे हम कहते हैं, चाहे वो 2 व्हीलर्स हों या फिर चाहे वो 4 व्हीलर्स हों। ज़्यादातर जो फ्यूचर है अब व्हीकल्स का, वो पेट्रोल, डीजल, कोल, सीएनजी इन पर ना होके वो अब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ लोग डोमिनेट करने लगे हैं, क्योंकि ये एक क्लीन फ्यूल है। हमारे गवर्नमेंट ने भी इसे इसलिए अप्रूव्ड किया है ताकि हमारे एनवायरनमेंट के अंदर एक
जो पोल्यूशन है उसको काफ़ी हद तक कंट्रोल किया जा सके। इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ने वाले हैं बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और क्या क्या फैक्टर्स हैं जिन फैक्टर्स की हेल्प से हम इलेक्ट्रिसिटी को रेगुलेट कर सकते हैं। और सबसे बड़ा और इम्पोर्टेंट पार्ट एक जो लास्ट हम डिस्कस करेंगे, दैट इज़ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स एप्लीकेशंस। अब यहाँ पर हमारे पास आता है प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज बेसिकली है क्या, हमें ये समझना बहुत ज़रूरी है। अगर इलेक्ट्रिक चार्ज की बात की जाए तो किसी भी सब्सटेंस के एटॉमिक स्ट्रक्चर को समझना बहुत इम्पोर्टेंट है, तभी हम चार्ज के बारे में कुछ बेसिक चीज़ें जान पाएंगे। जैसे कि हम एक क्वांटिटी पढ़ते हैं बेटा मास, ऐसे ही एक क्वांटिटी है चार्ज। जैसे मास एक तरह की फंडामेंटल क्वांटिटी है, ऐसे चार्ज भी एक तरह की फंडामेंटल क्वांटिटी है। अगर हमें चार्ज को डिफाइन करना हो तो हम ये लिख सकते हैं, इट इज दैट इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ एनी मटेरियल ड्यू टू विच दैट मटेरियल कैन रिस्पॉन्ड टू इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फोर्सेस। किसी भी मटेरियल की वो प्रॉपर्टी जिस प्रॉपर्टी के कारण वो ऑब्जेक्ट इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फोर्सेस को रिस्पॉन्ड कर सके, वही हमारे पास चार्ज कहलाता है। अब यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट और आता है कि चार्ज को हम बेसिकली दो तरह से क्लासिफाई करते हैं। एक होता है पॉजिटिव चार्ज और दूसरा होता है नेगेटिव चार्ज। यहाँ पे आपको लिखा दिखाई दे रहा, चार्ज कैरिड बाय ए प्रोटॉन इज पॉजिटिव एंड चार्ज कैरिड बाय एन इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिव। अगर कोई प्रोटॉन किसी चार्ज को कैरी करता है तो वो पॉजिटिव कहलाएगा, और अगर एक इलेक्ट्रॉन किसी चार्ज को कैरी करता है तो वो नेगेटिव चार्ज कहलाएगा। अब एक जो बॉडी है वो पॉजिटिवली चार्ज्ड कब होती है, जब हम दो बॉडीज को आपस में रब करते हैं। तो रब करने पर ऐसा होता है कि एक बॉडी अपने कुछ इलेक्ट्रॉन्स वहाँ लूज कर देती हैं और दूसरी बॉडी इलेक्ट्रॉन्स गेन करती है। तो ऐसा करने से वो जो बॉडी है जो इलेक्ट्रॉन लूज करती है वो तो हो जाती है पॉजिटिवली चार्ज्ड, और जो बॉडी इलेक्ट्रॉन्स गेन करती है वो बॉडी हो जाती है नेगेटिवली चार्ज्ड। देखिए, जैसे कि मान लीजिए हमारे पास कोई एटम है और वो एटम है हमारे पास, और इस एटम के अंदर हमारे पास 50 प्रोटॉन्स हैं और 50 हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब इस वक्त इस एटम को अगर हम ध्यान से देखें तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दोनों ही यहाँ पे इक्वल हैं। तो इक्वल होने की वजह से अगर हम यहाँ पे एक टोटल चार्ज लिखें इस पर्टिकुलर एटम का, मैं इसे एक नाम दे देता हूँ, से दिस इज एटम ए। अगर इस एटम ए को मैं लिखता हूँ यहाँ पे कि एटम ए पर नेट चार्ज क्या होगा, सपोज टोटल चार्ज के लिए मैं क्यू सिंबल इस्तेमाल करता हूँ, तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ 50 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻19। ये तो हो गया एक प्रोटॉन की वजह से चार्ज, प्लस चार्ज ड्यू टू इलेक्ट्रॉन। अब एक इलेक्ट्रॉन की वजह से जो चार्ज है वो भी हम यहाँ लिख देते हैं 50 इंटू -1.6 इंटू 10⁻⁻19। अब ये देखिए बेटा, यहाँ मैंने जो वैल्यू लिखी हैं ये होता है एक प्रोटॉन के ऊपर चार्ज, एक पॉजिटिव चार्ज, और टोटल यहाँ पर 50 प्रोटॉन्स हैं तो मैंने इसे 50 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहाँ पर 50 इलेक्ट्रॉन्स हैं और मैंने इसे यहाँ पर
इलेक्ट्रॉन के चार्ज से मल्टीप्लाई कर दिया। एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन के चार्ज में डिफरेंस यही होता है कि जो एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है वो माइनस साइन के साथ आता है और एक प्रोटॉन का जो चार्ज है वो प्लस साइन के साथ आता है। तो दोनों को जब आप यहाँ पर ऐड करते हो तो आपके पास नेट चार्ज आ जाता है 0। ये जो नेट चार्ज है ये हमारे पास यहाँ 0 कंसिडर किया जाएगा। तो इनिशियली यहाँ से एक रिजल्ट हमारे पास निकल के सामने ये आता है कि अगर किसी भी एटम पर प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स इक्वल होंगे तो ऐसे केस में उस पर्टिकुलर एटम पर किसी भी तरह का चार्ज नहीं होगा। इफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, अगर ऐसा होगा तो नेट चार्ज उस वक्त उस पर्टिकुलर एटम पर 0 कंसिडर किया जाएगा। देन आपके माइंड में ये क्वेश्चन आया होगा कि सर हमने तो ये भी सुना है कि इलेक्ट्रॉन्स एटम्स जो हैं वो पॉजिटिवली चार्ज्ड भी होते हैं और नेगेटिवली चार्ज्ड भी होते हैं। तो आइए उसको समझते हैं थोड़ा सा। मान लीजिए अब हमारे पास यहाँ पर एक एटम है, ये हमारे पास दूसरा एटम है, ये एटम है ए, ये एटम है बी। एटम ए के अंदर हमारे पास 50 प्रोटॉन हैं और 50 इलेक्ट्रॉन हैं और यहाँ पर मेरे पास 100 प्रोटॉन हैं और 100 ही इलेक्ट्रॉन हैं। अब अगर आप इंडिविजुअल तौर पे एटम ए और एटम बी को ध्यान से देखो तो आप कह सकते हो कि एटम ए इंडिविजुअल तौर पे इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है और एटम बी भी इंडिविजुअल तौर पे इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। लेकिन क्या होगा अगर मैं एटम ए और एटम बी को आपस में रब करवाऊं? तो सपोज मैं एटम ए और एटम बी को आपस में एक दूसरे के साथ रब करूं तो उस वक्त क्या होने वाला है? उस वक्त किसी एक एटम से इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफ़र होने वाले हैं किसी दूसरे एटम पर। अब यहाँ ये जो ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की प्रोसेस है ये ना तो साइज़ पे डिपेंड करेगी और ना ही ये डिपेंड करेगी उसके मास या इलेक्ट्रॉन्स की संख्या पे कि वो ज़्यादा है या कम है। ये डिपेंड करेगी एक ऐसी टर्म पे जिस टर्म को हम बोलते हैं वर्क फंक्शन। इसको हम बोलते हैं वर्क फंक्शन। अब वर्क फंक्शन क्या होता है? वर्क फंक्शन होता है बेटा वो एनर्जी रिक्वायर्ड किसी भी एटम के द्वारा जितनी एनर्जी किसी एटम के अंदर से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए हमें चाहिए हो उसे वर्क फंक्शन बोलेंगे। तो देखो अगर मैं कहता हूं कि ए का जो वर्क फंक्शन है ए का वो ज़्यादा है वर्क फंक्शन ऑफ बी से, तो उस केस में क्या होगा? जब कभी भी ए और बी को हम आपस में रब करवाएंगे ए कभी भी अपने इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करने वाला है क्योंकि ए का वर्क फंक्शन ज़्यादा है। ए और बी में ए को ज़्यादा एनर्जी चाहिए बी से जो बी दे ही नहीं पाएगा कभी भी। तो ए और बी को जब कभी भी हम एक दूसरे के साथ रब करेंगे तो ए हमेशा बी से इलेक्ट्रॉन छीन लेगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन हमेशा बी से ए की तरफ मूव करने वाले हैं इलेक्ट्रॉन्स। और तो बी ने अपने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट किए हैं मतलब लूज किए हैं, तो आफ्टर लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन सिनेरियो क्या होगा? कुछ देर के बाद अगर हम यहाँ देखें तो जो एटम ए होगा,
एटम ए पर प्रोटॉन सेम रहने वाले हैं 50 प्रोटॉन्स। एटम बी जो होगा वहाँ पर भी प्रोटॉन सेम रहने वाले हैं 100 प्रोटॉन्स। दिस इज ए, दिस इज बी। तो फिर डिफरेंस कहाँ आएगा बेटा? डिफरेंस आएगा यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं। सपोज यहाँ हमारे पास 50 इलेक्ट्रॉन्स थे, अब यहाँ 100 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे और यहाँ हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो 50 इलेक्ट्रॉन्स बच जाएंगे। अगर आप ध्यान से देखो, जो ओवरऑल नंबर है दोनों के अंदर ऐड करें, वो प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स का नंबर ओवरऑल ए प्लस बी का सेम रहेगा। चार्ज कंजर्व रहेगा, चार्ज डिवाइड या चार्ज कहीं पर भी नहीं जाने वाला है। लेकिन अब ये 50 प्रोटॉन्स और 100 इलेक्ट्रॉन्स, 50 प्रोटॉन्स 50 इलेक्ट्रॉन्स के इफेक्ट को कैंसल आउट बिल्कुल कर देंगे। लेकिन यहाँ फर्स्ट केस में एक्सेस में फिर भी 50 इलेक्ट्रॉन्स बच जाएंगे। यानी कि जो जिस बॉडी ने इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं, इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं, वो नेगेटिवली चार्ज्ड हो जाएगी, और जिस बॉडी ने इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी। तो इस प्रोसेस से हम किसी भी एटम को चार्ज कर सकते हैं। आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हुआ होगा। द सेम थिंग इज मैंशनड हियर, ये जो लिखा हुआ है, ए बॉडी गेट्स पॉजिटिवली चार्ज्ड if it loses electrons and negatively charged if it gains electrons. There is one example also when a glass rod is rubbed with silk. अगर आपके पास एक ग्लास रोड है और आप उस ग्लास रोड को एक सिल्क क्लॉथ से रब करते हो, then it loses electrons and becomes positively charged. तो ग्लास रोड जो है वो अपने इलेक्ट्रॉन लूज कर देगी और लूज करने की वजह से ग्लास रोड तो हो जाएगी पॉजिटिवली चार्ज्ड, जबकि जो सिल्क क्लॉथ है वो हो जाएगा नेगेटिवली चार्ज्ड। आफ्टर दैट द नेक्स्ट टॉपिक इज प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज, जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया है कि इलेक्ट्रिक चार्ज बेसिकली दो तरह का हो सकता है, वन इज पॉजिटिव, अनदर इज नेगेटिव। तो एक हमारे पास एक कॉन्सेप्ट है कि अनलाइक चार्ज, अनलाइक मीन्स अपोजिट, अपोजिट अट्रैक्ट्स, अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट्स ईच अदर। जो अपोजिट चार्ज होंगे वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। अगर हम एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज को एक दूसरे के पास लेके आते हैं तो उस वक्त उन दोनों के अंदर अट्रैक्शन देखने को मिलेगी। लेकिन अगर हम एक नेगेटिव और एक नेगेटिव चार्ज को या फिर एक पॉजिटिव और एक पॉजिटिव चार्ज को एक दूसरे के पास लेके आते हैं तो लाइक चार्ज जो होंगे वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। सेकंड जो है, जो मैंने आपको बताया कि एक चार्ज दूसरे चार्ज के ऊपर फोर्स लगाता है, वो फोर्स या तो अट्रैक्टिव हो सकता है या फिर रिपल्सिव हो सकता है। तो इस पर्टिकुलर केस में उस फोर्स को हम कूलम्ब्स लॉ से डिनोट कर सकते हैं। F, that force is directly proportional to the product of the two charges and inversely proportional to the square of the distance between the charges from their center. Electric charge is conserved. इलेक्ट्रिक चार्ज जो है वो कंजर्व्ड है। अभी मैंने आपको बताया कि जब इलेक्ट्रिक चार्ज जो होता है इट इज़ ए फंडामेंटल प्रॉपर्टी। ना तो हम इलेक्ट्रिक चार्ज को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं और ना ही इलेक्ट्रिक चार्ज को हम क्रिएट कर सकते हैं। ये इलेक्ट्रिक चार्ज की कंजर्वेशन या फिर इलेक्ट्रिक चार्ज जो कंजर्व्ड है उसको उसके कंजर्व्ड होने का रीज़न है ये।
सेकंड चीज़ क्या है कि मैंने अभी आपको एक एग्जाम्पल दिया, उस एग्जाम्पल में मैंने आपको ये समझाया कि इलेक्ट्रिक चार्ज जो होता है वहाँ पर जब कभी एक बॉडी दूसरी बॉडी के साथ रब की जाती है तो उस पूरी प्रोसेस में इलेक्ट्रिक चार्ज यानी जो प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स के नंबर्स हैं वो नंबर्स हमेशा सेम रहते हैं बेटा, वो कभी नहीं बदलते। अगर आप ओवरऑल किन्हीं भी दो एटम्स की बात करो उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स हैं आप उन दोनों पे ध्यान देखोगे तो वो हमेशा सेम रहेंगे, वो कभी भी चेंज नहीं होने वाले हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी फिफ्थ हमारे पास आती है, इलेक्ट्रिक चार्ज इज क्वांटाइज्ड एंड द क्वांटम ऑफ चार्ज इज इक्वल टू दैट ऑन एन इलेक्ट्रॉन। अगर हम ये चाहते हैं कि कोई चार्ज नेचर के अंदर एग्जिस्ट करे then it should be an integral multiple of the charge of an electron। अब इसका मतलब क्या है कि अगर एक बॉडी से दूसरी बॉडी पर कोई भी चार्ज ट्रांसफ़र हो रहा है तो वो जो ट्रांसफ़र होने वाला चार्ज है उसकी एक पर्टिकुलर वैल्यू होनी चाहिए, और वो वैल्यू कैसी होनी चाहिए, या तो वो मल्टीपल हो जो चार्ज एक इलेक्ट्रॉन पे होता है उसके, या तो उसका 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम। हम ऐसा नहीं कह सकते कि वो 2.1 टाइम्स या 1.5 टाइम्स या 3.5 टाइम्स या 3.5 इलेक्ट्रॉन्स आर गोइंग फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी, बिकॉज जो चार्ज है वो कभी भी फ्रैक्शन की फॉर्म में एक बॉडी से दूसरी बॉडी पर नहीं जाता। और ये माइक्रोस्कोपिक लेवल पर ये पॉइंट काफ़ी इम्पोर्टेंट है। मैक्रोस्कोपिक पॉइंट में जहाँ लार्ज बड़े बड़े चार्जेस की बात करेंगे वहाँ हम फ्रैक्शन को थोड़ा सा नेग्लेक्ट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ उस चीज़ को हमें बहुत अच्छे से समझना है कि इलेक्ट्रिक चार्ज जो है वो क्वांटाइज्ड होने का मतलब क्या है, कि चार्ज कभी भी फ्रैक्शन की फॉर्म में एक बॉडी से दूसरी बॉडी पर मूव नहीं करेगा। चार्ज जब भी एक बॉडी से दूसरी बॉडी पर मूव करेगा हमेशा एक कंप्लीट इंटीजर के साथ मूव करने वाला है ये। और इसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है Q इज इक्वल्स टू एन ए इंटू ई। Q इज इक्वल्स टू एन इंटू ई, आप यहाँ देख सकते हैं स्क्रीन पे, where capital Q is the total charge on a body, N is the number of electrons and E is the magnitude of the charge on an electron। अब नेक्स्ट डिस्कशन में हम देखेंगे कि हमारे पास जो कूलम है, कूलम क्या होता है। कूलम इज द बेसिकली यूनिट ऑफ चार्ज।